आज हम दुनिया के सबसे बड़े फास्ट फूड चेन मैकडोनल्ड के फाउंडर के बारे में बात करेंगे। मैकडोनल्ड्स आज दुनिया भर में 100 से भी ज़्यादा देशों में फैला हुआ है और इसके 40,000 से भी ज़्यादा स्टोर्स हैं। और अगर हम भारत की बात करें तो मैकडोनल्ड के 400 से भी ज़्यादा आउटलेट्स हैं पूरे देश में। अगर आपने कभी मैकडोनल्ड्स के बर्गर खाए हैं तो आपके मन में सवाल ज़रूर आया होगा कि आखिर मैकडोनल्ड्स इतना सक्सेसफुल क्यों है और इसकी सक्सेस के पीछे कौन लोग हैं। तो मैकडोनल्ड की सफलता के पीछे एक व्यक्ति जिम्मेदार है, रे क्रॉक। रे क्रॉक वो इंसान है जिन्होंने मैकडोनल्ड्स को एक छोटे से बर्गर स्टैंड से दुनिया के सबसे बड़े फास्ट फूड एम्पायर में बदल दिया। वो एक ऐसे इंसान है जिन्होंने 52 साल की उम्र में एक ऐसा रिस्क लिया जिसने ना सिर्फ उनकी जिंदगी बदल दी बल्कि पूरी दुनिया के खाने का तरीका ही बदल कर रख दिया। तो आइए हम इस वीडियो में जानेंगे कि आखिर एक मिल्क शेक मशीन बेचने वाले इंसान ने दुनिया को फास्ट फूड का नया मतलब कैसे सिखाया। एक इंसान की स्टोरी जानने से पहले उसकी फिलॉसफी को जानना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम रे क्रॉक की फिलॉसफी के बारे में बात करेंगे। रे क्रॉक 2 फिलॉसफी फॉलो करते थे। उनकी पहली फिलॉसफी थी कि हर इंसान अपनी खुशी खुद बनाता है और अपनी परेशानियों के लिए खुद जिम्मेदार होता है। ईच मैन मेक्स हिज ओन हैप्पीनेस एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज ओन प्रॉब्लम्स। और उनकी दूसरी फिलॉसफी थी कि इंसान को हर मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए और उन्होंने भी ऐसा ही किया। 17 साल तक उन्होंने लिली ट्यूलिप कप कंपनी के लिए पेपर कप बेचे। उसके बाद उन्हें एक अपॉर्चुनिटी दिखी 6 स्पिंडल वाली मिल्क शेक मशीन बेचने की जिसका नाम था मल्टी मिक्सर। तो उन्होंने उस मौके को हाथ से जाने नहीं दिया। हालांकि वो लिली ट्यूलिप में एक हाई पेइंग और सिक्योर जॉब में थे, फिर भी उन्होंने एक ऐसा रिस्क लिया क्योंकि उन्हें उसमें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखी। और इन्हीं चीज़ों के कारण उनके और उनकी बीवी के बीच में काफ़ी दरारें रहती थी। फिर एक दिन उनके मल्टी मिक्सर के साथ हो रही एक अजीब चीज़ के बारे में उन्हें पता चला। उन्हें काफ़ी लोग लगातार कॉल और मैसेज करने लगे और बोलने लगे कि मुझे वो मल्टी मिक्सर चाहिए जो मैकडोनल्ड ब्रदर्स के पास कैलिफोर्निया में है। रे क्रॉक सोचने लगे कि आखिर ये मैकडोनल्ड ब्रदर्स है कौन और कस्टमर्स को वही मल्टी मिक्सर क्यों चाहिए जो लोगों के पास है, जबकि ऐसे मल्टी मिक्सर उनके पास और भी जगहों में थे। तो रे क्रॉक ने अपनी तरफ से थोड़ा सा रिसर्च किया और वो जानकर हैरान हो गए कि मैकडोनल्ड ब्रदर्स के पास 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 8 मल्टी मिक्सर है। उस समय एक मल्टी मिक्सर 5 शेक एक बार में बनाता था और ज़्यादातर रेस्टोरेंट में 1 या 2 ही मल्टी मिक्सर होते थे। लेकिन जब रे क्रॉक ने इमेजिन किया कि मैकडोनल्ड ब्रदर्स के पास 8 मल्टी मिक्सर है और वो 40 शेक एक बार में बना रहे हैं तो उनके होश ही उड़ गए। एक दिन रे क्रॉक ने डिसाइड किया कि वो खुद लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया जाएंगे और ये सब अपनी आंखों से देखेंगे। जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो ऐसा नज़ारा देखते हैं जो उन्होंने ज़िंदगी में पहली बार देखा होता है। एक रेस्टोरेंट के बाहर काफ़ी सारे कारें आने लग जाती हैं और कुछ ही देर में पार्किंग लॉट भर जाता है। बहुत सारे लोग एक साथ लाइन में रेस्टोरेंट की खिड़की की तरफ जाते हैं और वो एक हैमबर्गर से भरा हुआ बैग वापस लेकर आते हैं। रे क्रॉक भी खुद उस रेस्टोरेंट में जाते हैं और अपने आप को मैक और डिक मैकडोनल्ड से इंट्रोड्यूस करते हैं। मैकडोनल्ड ब्रदर्स उन्हें देखकर काफ़ी खुश होते हैं और उन्हें मिस्टर मल्टी मिक्सर के नाम से बुलाते हैं। फिर रे क्रॉक उन्हें डिनर के लिए इन्वाइट करते हैं ताकि वो उनके बिजनेस ऑपरेशन के बारे में जान सके। जब वो लोग डिनर के लिए मिलते हैं तो मैकडोनल्ड ब्रदर्स उन्हें एक ऐसा सिस्टम बताते हैं जो कि बहुत सिंपल और इफेक्टिव था, जो रे क्रॉक के होश उड़ा देता है। उनका लिमिटेड मेन्यू बनाने का हर स्टेप इतना आसान था कि इसे बहुत ही कम मेहनत में पूरा किया जा सकता था। उस रात होटल के कमरे में रे क्रॉक जब वापस जाते हैं तो उनके दिमाग में पूरे देश में मैकडोनल्ड रेस्टोरेंट की तस्वीरें घूमने लगती हैं। वो इमेजिन करने लगते हैं कि हर स्टोर में 8 मल्टी मिक्सर चल रहे हैं और उनकी जेब में पैसे भर रहे हैं। अगली सुबह वो एक प्लान के साथ उठते हैं। रे क्रॉक मैकडोनल्ड ब्रदर्स के पास जाते हैं और उन्हें बोलते हैं, मुझे आपके बिजनेस में काफ़ी पोटेंशियल दिखता है, क्यों ना आप ऐसे नए और रेस्टोरेंट खोलें, इससे आपका भी फ़ायदा होगा और मेरा भी फ़ायदा होगा क्योंकि मेरे मल्टी मिक्सर्स बिकेंगे। फिर मैकडोनल्ड ब्रदर्स उनसे कहते हैं कि वो इस झंझट में नहीं पड़ना चाहते, वो अपनी ज़िंदगी आराम से जीना चाहते हैं और उनके लिए मैकडोनल्ड्स को लेके कोई बड़ा प्लान नहीं है। ये सुनकर रे क्रॉक बिल्कुल हैरान हो जाते हैं क्योंकि रे क्रॉक उनकी तरह बिल्कुल नहीं सोचते थे। रे को एहसास हो जाता है कि उनका तरीका गलत है तो वो उन्हें मनाने के लिए एक दूसरा तरीका अपनाते हैं। फिर रे क्रॉक उनसे बोलते हैं कि क्यों ना हम किसी और को हायर करें आपके रेस्टोरेंट को खोलने के लिए। तब मैक और डिक पूछते हैं, हमारे लिए कौन रेस्टोरेंट खोलेगा? और रे क्रॉक बोलते हैं, मैं खोलूँगा। वो दिन रे क्रॉक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। ये 1954 की बात है। रे क्रॉक अपने घर वापस जाते हैं कैलिफोर्निया से शिकागो और जब वो प्लेन में बैठते हैं तो उनके सूटकेस में एक साइन किया हुआ कॉन्ट्रैक्ट होता है मैकडोनल्ड ब्रदर्स के द्वारा। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उस समय रे क्रॉक की उम्र 52 साल थी। उन्हें डायबिटीज़ था, आर्थराइटिस था, लेकिन उन्हें विश्वास था कि उनका अच्छा समय अभी आने वाला है। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप क्या काम करते हैं, इससे फ़र्क पड़ता है कि आप उस काम को कैसे करते हैं। और रे क्रॉक इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। उन्होंने अपने बिजनेस मॉडल को बदला और दूसरे फास्ट फूड चेन से ज़्यादा पैसा कमाया जब उन्होंने ज़मीन खरीदकर उसे लीज पर देना शुरू कर दिया। इस स्टोरी को भी हम आगे डिस्कस करेंगे कि उन्होंने कैसे किया। जब रे क्रॉक ने मैकडोनल्ड ब्रदर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया तो उसमें उन्हें एक फ्रेंचाइजी की सेल पर 1.9% का कमीशन मिल रहा था, बस इतना ही। लेकिन तब भी क्रॉक जब बूढ़े होकर मरे
तो उन्होंने $2 बिलियन चैरिटी को डोनेट किया था। तो आइए इसके बारे में हम आगे बात करेंगे कि रे क्रॉक ने मैकडॉनल्ड्स को इतना सक्सेसफुल कैसे बनाया। उससे पहले हम रे क्रॉक की जिंदगी की 2 इंपॉर्टेंट कहानियों के बारे में जानेंगे। हम इन दोनों कहानियों में एक बहुत बड़ा झुकाव देखने वाले हैं एक्शन लेने की तरफ। बहुत कम उम्र से ही रे क्रॉक अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करने और पैसा कमाने की कोशिश करते थे। लोग रे क्रॉक को डैनी ड्रीमर कहकर बुलाते थे। यहाँ तक कि बाद में जब वो हाई स्कूल में थे और किसी नए बिजनेस के बारे में सोचते थे तो वो बहुत एक्साइटेड होकर घर में आते थे। रे ने कभी भी अपने सपनों को बर्बाद होते हुए नहीं देखा, क्योंकि वो हमेशा किसी न किसी एक्शन के साथ जुड़ी जाते थे। जब उन्होंने नींबू पानी की दुकान लगाने का सपना देखा तो कुछ ही समय बाद उन्होंने नींबू पानी की दुकान लगा दी। उन्होंने इसके लिए कड़ी मेहनत की और बहुत सारा नींबू पानी भी बेचा। जब भी मौका मिलता वो कुछ ना कुछ काम करते रहते थे। एक पुरानी कहावत है कि ऑल वर्क एंड नो प्ले मेक्स जैक अ डल बॉय। उन्होंने कभी इस पर विश्वास नहीं किया, क्योंकि उनके लिए काम ही खेल था। ये आखिरी सेंटेंस उनके वर्क एथिक के बारे में है, जिसे उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में बनाए रखा। आप उनके पागलपन भरे शेड्यूल पर विश्वास नहीं करेंगे। वो बहुत साफ तौर पर कहते हैं कि काम उनकी पहली प्रायोरिटी थी और उन्होंने इसके लिए कभी माफी नहीं मांगी, भले ही इसने उनके काफी पर्सनल रिश्तों को भी बर्बाद कर दिया। उनकी जिंदगी की एक कहानी है जब उन्होंने हाई स्कूल से ड्रॉप आउट किया, क्योंकि वो वर्ल्ड वॉर 1 में जाना चाहते थे। उस समय अमेरिका वर्ल्ड वॉर 1 में शामिल हो चुका था। हर कोई ओवर देयर गीत गा रहा था और वो भी वहीं जाना चाहते थे। उनके माता पिता ने इसका विरोध किया, लेकिन आखिरकार उन्होंने उन्हें मना ही लिया और वो रेड क्रॉस एम्बुलेंस ड्राइवर के रूप में शामिल हो गए। रे क्रॉक ने वर्ल्ड वॉर 1 ज्वाइन करने के लिए अपनी उम्र के बारे में झूठ बोला, क्योंकि वो 15 साल के थे। और वर्ल्ड वॉर 1 की जिस कंपनी में भर्ती हुए थे रे क्रॉक, उस कंपनी में एक और लड़का था जिसने अपनी उम्र के बारे में झूठ बोला था और हर कोई उसे अजीब समझता था, क्योंकि जब भी उन्हें आर्मी से छुट्टी मिलती थी और सभी लड़के लड़कियों के पीछे भागने शहर जाते थे, वो कैंप पे रहकर चित्र बनाता था। उस लड़के का नाम था वॉल्ट डिज्नी। जब वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हुआ तो उन्होंने स्कूल वापस जाने से इनकार कर दिया और अपने करियर की शुरुआत एक सेल्समैन के रूप में की। उन्होंने 17 साल तक पेपर कप बेचे और अपने पूरे करियर में एक पागलपन भरा शेड्यूल फॉलो किया। वो सुबह जल्दी उठते और शाम 5 बजे तक अपने एरिया में पैदल चलकर कप बेचते थे। फिर शाम 6 बजे एक और नौकरी करते थे ओक पार्क में रेडियो स्टेशन पर पियानो बजाने की। उन्हें रेडियो स्टेशन पर शाम 6 बजे पहुंचना होता था और 2 घंटे तक पियानो बजाना होता था। फिर उन्हें 8 से 10 बजे तक का ब्रेक मिलता था और उसके बाद वो रात 2 बजे तक फिर से काम करते थे। कुछ घंटों की नींद के बाद सुबह 7 या सवा 7 बजे वो फिर से पेपर कप का ऑर्डर लेने निकल जाते थे। इस रूटीन में केवल संडे को उन्हें ब्रेक मिलता था, जब वो पेपर कप बेचने से छुट्टी लेते थे, लेकिन रेडियो स्टेशन पर उन्हें हर दिन काम करना होता था। उनकी शादी 18 या 19 साल की उम्र में हो गई थी। वो 35 साल तक शादीशुदा रहे, लेकिन मैकडॉनल्ड्स में पूरी तरह से जुड़ने के उनके फैसले ने उनकी शादी को भी तोड़ दिया था। वो कहते थे कि एथल, जो उनकी बीवी है, कभी कभी शिकायत करती थी कि मैं घर से दूर काम में ज्यादा समय बिताता हूँ और जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो मुझे लगता है कि थोड़ा अनफेयर था, लेकिन मैं एम्बिशियस था। वो इतना पैसा कमाते थे कि वो अपनी 2 नौकरियों की सैलरी से एक अच्छी जिंदगी जी सकते थे, लेकिन हर व्यक्ति अपने मौके के लिए खुद जिम्मेदार होता है और जब आपको कोई मौका दिखे तो आपको उसका पीछा करना चाहिए। पेपर कप के बिजनेस की प्रॉब्लम ये थी कि विंटर्स में शिकागो शहर में बहुत धीमा हो जाता था। रे क्रॉक विंटर्स में बहुत पैसा नहीं कमाते थे, इसलिए उन्हें उस दौरान कोई दूसरी नौकरी ढूंढनी पड़ती थी। एक दिन फ्लोरिडा में हो रहे बिजनेस बूम के बारे में उन्होंने अखबार में पढ़ा। अखबारों के कार्टून इसे 1849 के गोल्ड रश से कंपेयर कर रहे थे। ये 1920 के दशक की बात है, जो ग्रेट डिप्रेशन से ठीक पहले का समय था। उस समय फ्लोरिडा में एक बड़ा रियल एस्टेट बूम हो रहा था और रे क्रॉक को चिंता ये थी कि वहां हर कोई अमीर हो जाएगा और वो पीछे रह जाएंगे। उन्होंने अपने पेपर कप कंपनी के बॉस को मनाया कि उन्हें सर्दियों के दौरान फ्लोरिडा में काम करने दिया जाए और वो बिजी सीजन में वापस आ जाएंगे। और उन्हें एक कंपनी के साथ रियल एस्टेट बेचने की नौकरी मिल गई। जो कुछ भी वो रियल एस्टेट बूम के बारे में सुन रहे थे वो सच था। उस समय वो काफी यंग थे, 20 या 25 साल के बीच में। वो ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि रियल एस्टेट बिजनेस के लिए कस्टमर कहाँ से लाएं, तो उन्होंने कुछ चालाकी की। वो मायामी चेंबर ऑफ कॉमर्स गए और शिकागो एरिया से आए टूरिस्ट के नाम ढूंढे। शिकागो रे क्रॉक का घर था। फिर वो उन कस्टमर्स को कॉल करते और उन्हें एक शिकागो वासी के रूप में पाम ट्रीज में हो रहे एक्साइटिंग डेवलपमेंट के बारे में बताते। ये स्ट्रेटेजी उनकी बिल्कुल परफेक्ट थी, लेकिन समस्या ये थी कि उनकी टाइमिंग खराब थी। जब वो इन प्लॉट्स को बेचने में पूरी तरह से लग गए तभी पूरा बिजनेस बंद हो गया। अब उनके पास बेचने के लिए कोई प्रोडक्ट नहीं था, लेकिन उनके पास पियानो बजाने की स्किल्स थी। फिर उन्हें एक ऐसी नौकरी मिली जो उन्हें जेल तक ले गई। वो मायामी में पाम आइलैंड्स पर एक नाइट क्लब में पियानो बजाने लगे, जिसका नाम था द साइलेंट नाइट। उन्हें अपनी नई नौकरी से प्यार था, क्योंकि वो बहुत सारा पैसा कमा रहे थे। $110 एक हफ्ते में उस समय के हिसाब से बहुत बड़ी रकम थी। वो इतना पैसा इसलिए कमा रहे थे क्योंकि वो जगह इलीगल थी और गैंगस्टर्स के अंडर में थी। जगह शानदार थी, सुंदर, आकर्षक, लेकिन इलीगल थी।
मालिक एक रम रनर था जो बहामास से इलीगल शराब लाता था। जगह चारों तरफ से बंद थी और एंट्री गेट पर एक डोरमैन गेस्ट को स्क्रीन करने के लिए तैनात था। गेट खोलने से पहले डोरमैन 2 बटन में से एक बटन को दबाता था। एक बटन एक घंटी बजाता था जो मैनेजर को कस्टमर से मिलने के बाहर लाता था। दूसरा बटन एक अलार्म बजाता था जिसका मतलब था कि रेवेन्यू एजेंट्स आ गए हैं। जब तक रेवेन्यू एजेंट्स अंदर पहुंचते जगह में शराब का कोई सबूत नहीं होता था सिवाय कुछ कस्टमर के सामने रखे गए ड्रिंक्स के। एक रात रेवेन्यू एजेंट्स ने उस नाइट पर छापा मार दिया और वहां के सारे कर्मचारी को जेल जाना पड़ा। रे क्रॉक भी गए थे और उसके लिए वो काफी शर्मिंदा फील करते हैं। फिर वो फ्लोरिडा से ठीक समय पर निकल गए और वो नाइट क्लब भी हमेशा के लिए बंद हो गया था। जब वो शिकागो वापस आए तो उन्होंने कुछ स्मार्ट किया। उन्होंने डिसाइड किया अब वो कोई मल्टीटास्किंग नहीं करेंगे, वो सिर्फ एक चीज पर फोकस करेंगे। वो सबसे अच्छा मौका चूज करेंगे और उस पर पूरी तरह से ध्यान देंगे। जब वो शिकागो आए तो उन्होंने फिर से पेपर कप बेचना शुरू कर दिया। उन्होंने प्रण लिया कि उनकी एकमात्र नौकरी होगी। उन्होंने कहा मैं इसी से अपनी जिंदगी चलाऊंगा और किसी भी तरह की एक्स्ट्रा जॉब नहीं करूंगा। उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपनी सारी एनर्जी को सेल्स में लगाएंगे और आगे भी उन्होंने वैसा ही किया। फिर उनके सामने एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी आती है जब उनके फादर की अचानक मौत हो जाती है। अगर आपको एक इंसान की कहानी जाननी है तो आप उसके फादर की कहानी से समझ सकते हैं, क्योंकि एक फादर की कहानी में उसके बेटे की कहानी छुपी होती है। तो रे क्रॉक के जो फादर थे उनके अंदर फाइनेंशियल सक्सेस को लेकर एक साइकोपैथिक ड्राइव थी। उन्होंने अपने जीवन में खूब सारा पैसा कमाया, लेकिन अमीर होने के बाद भी उनके अंदर और पैसा कमाने की भूख थी। जब आप समझेंगे कि उनके पिता का जीवन कैसे समाप्त हुआ तो ये और भी समझ में आएगा। रे के पिता सफिशिएंट पैसा नहीं कमा रहे थे, इसलिए उन्होंने रियल एस्टेट में सट्टेबाजी शुरू कर दी और वो स्किल्स को लक से कंपेयर करने लगे। वो जमीन अच्छी खरीदते थे लेकिन उसे लंबे समय तक बेचते नहीं थे। वो इस उम्मीद में थे कि मैं ज्यादा से ज्यादा प्लॉट्स खरीदूं और फ्यूचर में उसे 4 से 5 गुना दाम पे बेचूं। इसी कारण उन्होंने आने वाले संकट को नहीं देखा। जब 1928 में अमेरिका का स्टॉक मार्केट कोलैप्स करता है तो रे के फादर का बिजनेस भी मिट्टी में मिल गया, क्योंकि अब जो उनके पास जमीन थी उसकी वैल्यू उनके कर्ज से भी कम हो गई थी। 1930 में उनको सेरिब्रल हेमोरेज से मृत्यु हो गई। वो चिंता से मर गए। उनकी मृत्यु के दिन उनकी टेबल पर 2 कागज थे, टेलीग्राफ कंपनी से उनका आखिरी पेचेक और उनकी पूरी तनख्वाह की सजावट वाली नोटिस। रे ने 17 साल तक पेपर कप बेचे और उनके फर्स्ट कस्टमर्स में एक थे अर्ल प्रिंस। अर्ल प्रिंस वो व्यक्ति थे जिन्होंने मल्टी मिक्सर का इन्वेंशन किया था। इस तरह रे पेपर कप बेचने से मल्टी मिक्सर बेचने की ओर बढ़े और मल्टी मिक्सर उनके लाइफ की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी साबित हुई। मल्टी मिक्सर वो आविष्कार था जिसने बड़े पैमाने पर मिल्क शेक प्रोडक्शन को संभव बनाया और इसने उनकी जिंदगी की दिशा ही बदल दी। उन्होंने पेपर कप बेचकर काफी पैसा कमाया। 1920 के दशक में अमेरिका एक आइसक्रीम सोसाइटी बन गया था और इसका रीजन था शराबबंदी, प्रोहिबिशन। होटल्स और बार सब आइसक्रीम बेचने लगे क्योंकि वो अब शराब नहीं बेच सकते थे, और डेयरी बार पूरे देश में फैलने लगे। प्रोहिबिशन के आने से सोडा और मिल्क शेक फाउंटेन का बड़ा बूम हुआ। हर जगह स्टोर्स खुलने लगे, वॉलग्रीन्स के अंदर भी। इस इंडस्ट्री में हुए ग्रोथ ने उनकी मदद की क्योंकि उन्हें पेपर कप की जरूरत थी जो रे बेच रहे थे। एक दिन अर्ल प्रिंस ने उनसे कहा कि वो लिली ट्यूलिप को छोड़ दें और उनके साथ बिजनेस करें। उन्होंने कहा रे मैं मल्टी मिक्सर बनाऊंगा, तुम दूसरों को बेचो और हम मुनाफा बांट लेंगे। रे इस आइडिया से बहुत एक्साइटेड हुए और उन्होंने अपनी पत्नी एथल को बताया, लेकिन एथल को आइडिया अच्छा नहीं लगा कि वो लिली ट्यूलिप में एक अपनी अच्छी पोजीशन को छोड़कर इस तरह का रिस्क लेंगे। एथल उनसे कहती हैं अगर तुम ऐसा करते हो रे तो तुम अपने पूरे भविष्य को दांव पर लगा रहे हो। तुम 35 साल के हो और तुम फिर से 20 साल के लड़के की तरह शुरुआत करने जा रहे हो। ये मल्टी मिक्सर अभी तुम्हें अच्छा लग रहा है, लेकिन अगर ये फेल हो जाए तो रे उनसे कहते हैं तुम बस मेरे इंस्टिंक्ट पर भरोसा रखो, मुझे पूरा यकीन है कि ये बिजनेस सक्सेसफुल होगा। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी मदद करने आओ और ऑफिस में आकर मेरे साथ काम करो और हम मिलकर इसे एक शानदार बिजनेस बनाएंगे। मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी, एथल उनसे कहती हैं। लेकिन एथल मुझे तुम्हारी जरूरत है। एथल ने साफ मना कर दिया। रे को बहुत बुरा लगा, वो पूरी तरह टूट गए। उन्हें ऐसा लगा कि उन्हें धोखा दिया गया। हालांकि एथल ने रे को बिजनेस करने से कभी रोका नहीं, क्योंकि रे ने जब भी किसी बिजनेस डील के बारे में मन बना लिया था तो वो उस पर अड़े रहते थे। रे ने उस आइडिया पे काम करना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने अपना घर गिरवी रखा और अपने बिजनेस के लिए जरूरी पैसे जुटाए। वो मल्टी मिक्सर कॉन्ट्रैक्ट लेकर अपने एम्प्लॉयर के पास गए जिस कंपनी में वो काम कर रहे थे, क्योंकि शुरू में उन्हें लगा कि वो साथ में इसे बेच सकते हैं, लेकिन उनकी कंपनी को इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। तो रे ने अपने बॉस से कहा कि वो अपना खुद का बिजनेस शुरू करेंगे और अर्ल प्रिंस के साथ काम करेंगे, लेकिन कंपनी ने उन्हें ऐसा करने नहीं दिया क्योंकि उनके पास मल्टी मिक्सर का कॉन्ट्रैक्ट था और रे उनके सबसे अच्छे सेल्समैन थे। तो रे कहते हैं अगर आप मुझे ऐसा करने नहीं देंगे तो मैं नौकरी छोड़ दूंगा। एंड में उस कंपनी के साथ एक डील साइन कर लेते हैं और वो डील बहुत बुरी थी। जो डील हुई उसमें रे को मल्टी मिक्सर कॉन्ट्रैक्ट मिला और सैनिटरी कप कंपनी को 60% हिस्सा मिला। रे ने अपनी नई कंपनी का नाम प्रिंस कासल सेल्स रखा था। उस डील की वजह से रे को अपना घर गिरवी रखना पड़ा। ये डील रे के लिए एक बहुत बुरी डील थी, लेकिन उस समय रे को ये समझ नहीं आया।
उन्होंने मल्टी मिक्सर बेचने के लिए नई कंपनी शुरू की थी और खुद को वो वन मैन बैंड कहते थे। फिर वो पूरे देश में घूम घूम कर मल्टी मिक्सर बेचने लगे। प्रोडक्ट नया होने के बावजूद भी सेल्स पूरे नहीं थे, लेकिन रे अपने फाइनेंशियल सेटअप के साथ खुश नहीं थे। 2 साल बाद उन्होंने डिसाइड किया कि उन्हें अपनी कंपनी का 60% हिस्सा वापस लेना है। स्टार्टिंग में कंपनी ने उन्हें $6000 के स्टार्टअप कैपिटल दिया था, लेकिन सारा काम वो खुद कर रहे थे। जब रे अपना 60% हिस्सा वापस लेने गए तो कंपनी ने उनसे उसके बदले $68,000 मांगे। रे को नहीं पता था कि वो ये पैसा कहाँ से लाएंगे, लेकिन उन्होंने मन बना लिया था। उन्होंने अपने नए घर को गिरवी रखकर मॉर्गेज बढ़ाया ताकि वो ज्यादा से ज्यादा पैसा इकट्ठा कर सके। इस बात से एथल बहुत नाराज हुई। जब एथल को पता लगा कि रे $1,00,000 के कर्जे में है तो उन्हें बहुत बड़ा झटका लगा। ये पूरा सिनारियो रे क्रॉक की स्ट्रगलिंग लाइफ का पहला मोमेंट था जो उनकी कैपिटलिज्म की इमारत को खड़ा करने जा रहा था। इससे पहले कि वो मैकडॉनल्ड के साथ उस मजबूत फाउंडेशन पर खड़े हो पाते, उन्होंने कई सालों तक मेहनत की, जैसे वो किसी नौकर की तरह एक राजा की सेवा कर रहे थे। अगर उन्हें उस कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता तो शायद वो आगे चलकर इतने स्ट्रांग नहीं बन पाते। उन्होंने तब सीखा कि कैसे प्रॉब्लम्स को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। उन्होंने एक टाइम में एक से ज्यादा चीजों के बारे में चिंता करना छोड़ दिया और वो किसी भी प्रॉब्लम के बारे में बेकार की चिंता नहीं करते थे, चाहे वो कितनी भी बड़ी क्यों ना हो। रे ने 17 साल तक पेपर कप बेचे। उन्होंने 1938 में मल्टी मिक्सर बेचना शुरू किया। अब 1950 के दशक की शुरुआत में उन्हें एहसास हुआ कि वो एक लॉस मेकिंग बिजनेस में है। उन्हें इसलिए पता चला क्योंकि उनके जो कस्टमर्स थे, रेस्टोरेंट, ड्रग स्टोर्स और सोडा फाउंटेन्स, उनके साथ वो बातचीत करते थे। तब रे को पता चला कि उनके सारे कस्टमर धीरे धीरे मिल्क शेक या सोडा बेचने का काम कम कर रहे हैं या बंद कर रहे हैं। इसलिए उनके पास कुछ साल का समय था कि वो कुछ और ढूंढे, क्योंकि वो एक लॉस मेकिंग बिजनेस में थे। इस सब की वजह से रे को पता था कि उन्हें एक नया प्रोडक्ट ढूंढना होगा, और इस समय तक वो मल्टी मिक्सर बेचते हुए 15 साल बिता चुके थे। इसके कुछ ही समय बाद रे मैकडॉनल्ड ब्रदर्स और उनके ऑपरेशन की कहानियों से अट्रैक्ट होने लगे। मैकडॉनल्ड ब्रदर्स ने शुरुआत में ही सबसे अच्छा फैसला किया कि उन्होंने अपने प्रोसेस के हर डिटेल को परफेक्ट बनाया और हर स्टेप्स को लिमिटेड भी रखा। मैकडॉनल्ड एक ऐसा रेस्टोरेंट था जिसे सर्विस और मेन्यू में मिनिमम तक सिंपल बनाया गया था, और ये फास्ट फूड यूनिट्स का प्रोटोटाइप था जो बाद में पूरे देश में फैल गया। प्रोसेस इतना सिंपल था कि मैकडॉनल्ड ब्रदर्स आसानी से क्वालिटी पर फोकस कर पा रहे थे। शुरुआत से ही रे ने 2 बड़ी गलतियां की। पहला कि उन्होंने खुद को अपना वकील बनाया, और दूसरी कि वो हमेशा खराब डील्स एक्सेप्ट करते थे। वो शुरुआत में ही खराब फाइनेंशियल डील्स एक्सेप्ट कर लेते थे और फिर बाद में खुद को उससे निकालने का रास्ता ढूंढते थे। लेकिन मैकडॉनल्ड के कॉन्ट्रैक्ट में एक स्पेसिफिक कंडीशन थी जो मैकडॉनल्ड ब्रदर्स और रे के बीच पार्टनरशिप को तोड़ सकती थी। कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था कि रे क्रॉक को हर छोटी डिटेल को फॉलो करना पड़ेगा जो मैकडॉनल्ड ब्रदर्स की प्लानिंग में है, यहाँ तक कि साइन और मेन्यू तक, और वो अपने यूनिट्स में उनके प्लान से भटक नहीं सकते जब तक कि चेंजेस राइटिंग में ना हो, दोनों भाइयों द्वारा साइन किए गए हों और रजिस्टर्ड ईमेल से उन्हें भेजे गए हों। लेकिन ये कभी होने वाला नहीं था। एक छोटी सी शर्त रे के लिए एक बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली थी। एक पुरानी कहावत है कि जो इंसान खुद को अपना वकील बनाता है वो मूर्ख होता है, और ये इस मामले में पूरी तरह से अप्लाई होती है। रे सिर्फ इस सोच में खो गए थे कि मैकडॉनल्ड ड्राइव इन स्टोर खरगोशों की तरह फैलेंगे और हर एक स्टोर में 8 मल्टी मिक्सर होंगे। साथ ही वो मैकडॉनल्ड ब्रदर्स के फ्रेंडलीनेस बिहेवियर से अट्रैक्ट हो गए थे और वो स्टार्टिंग से ही उन पर भरोसा करते थे। और अभी हमने रे क्रॉक के फाइनेंशियल डील के बारे में तो बात ही नहीं की। फाइनेंशियल डील के अनुसार रे क्रॉक को फ्रेंचाइजी सेल्स का 1.9% हिस्सा मिलना था, और उसमें से भी 0.5% उनको मैकडॉनल्ड ब्रदर्स को देना पड़ रहा था, और वो एक बर्गर 15 सेंट में बेच रहे थे। रे कभी इसमें इंटरेस्टेड नहीं थे कि वो नई फ्रेंचाइजी ओपन करके बर्गर बेचकर पैसा कमाए। वो तो मल्टी मिक्सर की डिमांड बढ़ाना चाहते थे। अगर वो पूरे देश में मैकडॉनल्ड की फ्रेंचाइजी ओपन करवाएंगे तो उन सभी को मल्टी मिक्सर रे से ही खरीदने पड़ेंगे। खैर, उन्हें अभी तक इस अपॉर्चुनिटी का स्कोप समझ में नहीं आया था। रे से कई बार इंटरव्यू में पूछा जाता है कि उन्होंने मैकडॉनल्ड के प्लान को कॉपी क्यों नहीं कर लिया। मैकडॉनल्ड ब्रदर्स ने उन्हें पूरा प्लान दिखाया था कि मैकडॉनल्ड स्टोर कैसे काम करता है, और ऐसा लगता था कि उनके रेस्टोरेंट के मॉडल के आधार पर एक रेस्टोरेंट बनाना आसान होगा। सच ये है कि रे क्रॉक के दिमाग में आइडिया कभी नहीं आया। उन्होंने इस बिजनेस को एक सेल्समैन की तरह ही देखा, क्योंकि उस समय वो हैमबर्गर से ज्यादा मल्टी मिक्सर की सेल्स के बारे में सोच रहे थे। मैकडॉनल्ड की डील के बाद उनकी शादी खतरे में आ गई थी। उनकी बीवी एथल इस बात से बहुत नाराज थी। हालांकि रे क्रॉक और उनकी बीवी के पास कोई बड़ी जिम्मेदारियां नहीं थी। उनकी बेटी की भी शादी हो चुकी थी, लेकिन एथल के लिए ये मायने नहीं रखता था। वो बस मैकडॉनल्ड्स या उनकी प्लानिंग के बारे में रे से कुछ भी नहीं सुनना चाहती थी, और रे क्रॉक इमोशनल स्ट्रेस लेकर अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहते थे। उन्हें पहले मैकडॉनल्ड्स स्टोर खोलने के लिए एक साइट ढूंढनी थी ताकि वो कंस्ट्रक्शन शुरू कर सके। पहली बार से ही रे क्रॉक ने कॉन्ट्रैक्ट के क्लॉज का वायलेशन किया। जैसे कि मैकडॉनल्ड ब्रदर्स ने कॉन्ट्रैक्ट में रे को बताया था कि अगर वो अपनी तरफ से कोई चेंजेस करते हैं तो उसे पहले लिखित में देना होगा। फिर जब मैकडॉनल्ड ब्रदर्स उसे मंजूरी देंगे और ईमेल के जरिए भेजेंगे तभी रे कोई बदलाव कर सकते थे, और ज्यादातर समय रे फोन पर ही बात करते थे। मैकडॉनल्ड ब्रदर्स उन्हें बदलाव करने के लिए अलाउ भी कर देते थे।
ये रे की गलती थी। वो ऐसे लोगों के साथ बिजनेस में कूद गए जिन्हें वो पूरी तरह से नहीं जानते थे। रे ने स्टोर को सेटअप करना जारी रखा और उन्होंने डिसाइड किया कि वो जैसे ही फ्री होते हैं वो मैकडॉनल्ड ब्रदर्स से मिलेंगे और कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है उसे सॉल्व करेंगे। रे कहते हैं कि मैकडॉनल्ड ब्रदर्स जिद्दी थे। वो पूरी तरह जानते थे कि मैं इस प्रोजेक्ट में अपनी कमाई का पैसा और उधार मांग कर भी लगा रहा हूँ। और जब मैं एक दिन उनके लॉयर के साथ बैठा तो दोनों भाइयों ने कॉन्ट्रैक्ट में हो रही प्रॉब्लम्स को एक्सेप्ट भी नहीं किया, लेकिन मुझे चेंजेस करने वाला एक भी लेटर लिखने से इनकार कर दिया। एक दिन रे और मैकडॉनल्ड ब्रदर्स के बीच में बहस हो गई। मैकडॉनल्ड ब्रदर्स के लॉयर फ्रैंक कॉटर रे से कहते हैं कि हमने आपको फोन पर बताया है कि आप आगे बढ़ सकते हैं और चेंजेस कर सकते हैं, जैसा कि हमने बातचीत में डिस्कस किया है। फिर रे क्रॉक के वकील कहते हैं कि लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में रजिस्टर्ड लेटर की रिक्वायरमेंट है, अगर मिस्टर क्रॉक के पास ये नहीं है तो वो खतरे में है। फ्रैंक कॉटर ने कहा यह आपकी समस्या है। रे को लग रहा था कि मैकडॉनल्ड ब्रदर्स चाहते थे कि वो फेल हो जाए। ये उनके लिए एक अजीब एटीट्यूड था, क्योंकि फ्रेंचाइजिंग जितनी सक्सेसफुल होगी उन्हें उतना ही ज्यादा पैसा मिलेगा। रे के पास अपना पहला मैकडॉनल्ड स्टोर खोलने के अलावा और कोई चारा नहीं था। वो पूरे समय मल्टी मिक्सर बेचने और अपने पहले स्टोर को डेवलप करने में लगे हुए थे। रे ने अपना पागलपन भरा शेड्यूल बनाए रखा था। 17 साल की उम्र से वो शेड्यूल को फॉलो कर रहे थे और आज उनकी उम्र 50 से भी ऊपर थी। वो हर सुबह डेस प्लेन्स जाते थे और रेस्टोरेंट को खोलने के बाद उसे तैयार करने में मदद करते थे। उनका जेनेटर भी उनके साथ ही आता था और अगर कुछ और करने को नहीं होता तो रे उसकी मदद करते थे। वो कभी भी झाड़ू उठाकर बाथरूम साफ करने से कतराते नहीं थे, चाहे उन्होंने अच्छा सूट ही क्यों ना पहना हो। रे के लिए साफ सफाई सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था। अगर बाथरूम कभी गंदा होता या पार्किंग लॉट में कचरा होता तो वो गुस्से में आ जाते थे। उन्होंने अपना पहला स्टोर चलाने के लिए एक बंदे को हायर किया जिसका नाम था एड मैकलकी। वो आमतौर पर सप्लाई ऑर्डर करने, खाने का ऑपरेशन को चलाने के लिए जो भी डिटेल्स को ध्यान रखना होता था वो एड मैकलकी को इंस्ट्रक्शन में बताते थे। रे अपनी कार स्टोर पर छोड़ते और नॉर्थ वेस्टर्न स्टेशन तक पैदल चलते, जहां से वो 8 बजे की एक्सप्रेस ट्रेन पकड़ते और सुबह 9 बजे से पहले अपने प्रिंस कैसल ऑफिस पहुंच जाते थे। और फिर वो दिन के दौरान मल्टी मिक्सर बेचते थे। शाम को पूरे एक्साइटमेंट के साथ वापस आते थे ताकि वो अपने मैकडॉनल्ड के स्टोर को देख सके। और जब कभी साइन बोर्ड की लाइट्स बंद रहती थी या पार्किंग लॉट पर कुछ कचरा होता तो वो एड के ऊपर गुस्सा करते थे। ये छोटी छोटी चीजें रे को बहुत परेशान करती थी। उनका मानना था कि परफेक्शन को अचीव करना बहुत मुश्किल है और परफेक्शन ही वो चीज थी जो वो मैकडॉनल्ड में चाहते थे, बाकी सब उनके लिए सेकेंडरी था। रे क्रॉक एम्बिशियस, जिद्दी, रूथलेस थे और वो किसी भी इंसान को डिस्ट्रॉय करने के लिए तैयार थे जो उनके रास्ते में आता। रे क्रॉक की किताब 1977 में पब्लिश हुई और रे क्रॉक के ऊपर एक फिल्म भी बनी। ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है, द फाउंडर के नाम से। फिल्म में एक लाइन है, अगर मेरा कॉम्पिटिटर डूब रहा होता तो मैं उसके मुंह में पाइप डाल देता। और रे क्रॉक अपनी इस पर्सनैलिटी को छिपाते नहीं थे। उनका मानना था कि परफेक्शन अचीव करना बहुत मुश्किल है और परफेक्शन ही वो चीज है जो मैकडॉनल्ड में चाहिए था, बाकी सब उनके लिए सेकेंडरी था। ये कहानी का वो हिस्सा है जहां रे क्रॉक के बाद सबसे इंपॉर्टेंट इंसान सामने आता है, हैरी सॉनबॉर्न। और हैरी के आइडिया के बिना मैकडॉनल्ड इतनी बड़ी कंपनी नहीं बन पाती। हैरी के आने के बाद रे वो स्टेप्स लेते हैं जो मैकडॉनल्ड की ग्रोथ के लिए जिम्मेदार है। वो ऐसी कंपनी बनाते हैं जो रेस्टोरेंट डेवलप करती थी और उन्हें चलाने के लिए लोगों को फ्रेंचाइजी बेचती थी। और उनका गोल था कि वो सिस्टम की क्वालिटी और उसकी रेपुटेशन पर बिजनेस को आगे बढ़ाए, ना कि अकेले फ्रेंचाइजी की सक्सेस पर। ये आज की दुनिया के अकॉर्डिंग बहुत कॉमन लग रहा है, लेकिन उस समय की दुनिया मैकडॉनल्ड से पहले फ्रेंचाइजी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी और सिस्टम की क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए एक प्रोग्राम की जरूरत पड़ी जो ऑपरेटर को एजुकेट और असिस्ट कर सके। इसके लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट का एक फुल टाइम प्रोग्राम भी चाहिए था और रे जानते थे कि उन्हें यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए प्रिपरेशन की टेक्निक्स भी बनानी पड़ेगी। लेकिन रिसर्च एंड डेवलपमेंट और स्टाफ को सुपरवाइज करने के लिए बहुत सारा पैसा लगेगा और वो फ्रेंचाइजी से सिर्फ 1.9% कमा रहे थे। और मैकडॉनल्ड को ग्रो कराने के लिए उनके पास एक ही तरीका था, वो खुद रेस्टोरेंट को डेवलप करें। वो एक मजबूत सिस्टम के लिए एक प्लान बना सकते थे जिसमें लोकेशन को मैकडॉनल्ड के द्वारा नेशन वाइड मार्केटिंग प्रोग्राम के हिस्से के रूप में डेवलप किया जाए। ये मैकडॉनल्ड रेस्टोरेंट चलाने का अधिकार एक ऑपरेटर के लिए ज्यादा वैल्यूएबल बना देगा अगर हम सिर्फ एक नाम फ्रेंचाइज कर रहे होते। लेकिन उन्हें लगने लगा कि रेस्टोरेंट बिजनेस में उतरना एक इम्पॉसिबल टास्क जैसा हो गया है और हैरी का सॉल्यूशन था कि वो फ्रेंचाइजी रियल्टी कॉर्पोरेशन बनाए और वो एक जीनियस आइडिया था। जब हैरी ने इसे पॉसिबल बनाने का तरीका ढूंढा तो रे ने इसे पूरी तरीके से सपोर्ट किया, अपना घर, कार सब कुछ गिरवी रखकर। हैरी ने रे से कहा, तुम्हें ये एहसास नहीं है कि तुम किस बिजनेस में हो। तुम बर्गर के बिजनेस में नहीं हो, तुम रियल एस्टेट के बिजनेस में हो। तुम 15 सेंट के हैमबर्गर से 1.4% का कट से एम्पायर नहीं बना सकते। तुम इसे उस जमीन को खरीद कर बना सकते हो जिस पर बर्गर बनाया जाता है। तुम्हें जमीन के प्लॉट खरीदने चाहिए, फिर उन्हें फ्रेंचाइज को लीज पर देना चाहिए जिसमें एक शर्त हो कि वो सिर्फ तुमसे ही लीज ले सके। इससे तुम्हें 2 चीजों का फायदा होगा। मैकडॉनल्ड के इतिहास में 2 चीजें जो रे क्रॉक के पास नहीं थी, स्टेबल अपफ्रंट मनी और एक्सपेंशन के लिए एक्स्ट्रा कैश जो बदले में और जमीन खरीदने में मदद करेगी।
आज मैकडॉनल्ड्स के 40,000 फ्रेंचाइजी इसी मॉडल के कारण है। ये उनके लिए सब कुछ बदल देता है क्योंकि अब उनके पास पूंजी है। पहले रे एक्सपेंशन के लिए लोन लेने की कोशिश करते थे, लेकिन उनके 1.4% के कारण लोन मना हो जाता था। लेकिन जमीन खरीदकर और उसे कैश पर लीज पर देकर उन्होंने पैसों का एक नया सोर्स बना लिया था और उनका बैंक से मॉर्गेज लेके काम ठीक चल रहा था। लेकिन उन्हें एक बड़े इन्वेस्टर की जरूरत थी जो उन्हें बैक कर सके। उसके लिए हैरी ने इंश्योरेंस कंपनीज को टारगेट किया। अगर आप रे की स्टोरी देखो तो कितनी अमेजिंग है। पहले रे ने पेपर कप बेचना शुरू किया जो उन्हें मल्टी मिक्सर बेचने तक ले गया। फिर मल्टी मिक्सर ने उन्हें मैकडॉनल्ड ब्रदर्स से मिलवाया जिसने उन्हें और मैकडॉनल्ड स्टोर खोलने के लिए इंस्पायर किया। और फिर हैरी सॉनबॉर्न से मिलवाया जिसने उन्हें ट्रू बिजनेस इनोवेशन दिया जो आगे जाके रे क्रॉक की वेल्थ का कारण बना। किसी ऐसे इंसान का होना जो बिजनेस आइडिया पर उतना ही विश्वास करता हो जितना आप करते हैं, ये एक बहुत वैल्यूएबल चीज होती है। और हैरी भी रे की तरह बिजनेस के साइज के बारे में सोचते थे। जब मैकडॉनल्ड ग्रो करने लगा तो रे और हैरी मैकडॉनल्ड ब्रदर्स से मिलने सैन बर्नार्डिनो गए और डिक मैकडॉनल्ड ने हैरी से पूछा कि उन्हें मैकडॉनल्ड का भविष्य कैसा लगता है। हैरी ने उन्हें बताया कि एक दिन ये कंपनी एफडब्ल्यू वुलवर्थ से भी बड़ी होगी। एफडब्ल्यू वुलवर्थ उस समय अमेरिका की एक बहुत बड़ी कंपनी थी। ये बात सुनकर डिक हैरान हो गए। फिर डिक ने रे क्रॉक से कहा, मुझे लगता है कि तुम्हारे पास एक जीनियस पागल काम करता है। लेकिन देखा जाए तो हैरी को पता था कि वो कहाँ जाना चाहता है और वहां कैसे पहुंचना है। शुरुआत में रे के पास हेडक्वार्टर्स में एक बहुत छोटी सी टीम थी और वो अपनी टीम से अनबिलीवेबल सैक्रिफाइसेस मांगते थे, जैसे कि 15 सेंट के बर्गर को बेचने के लिए अपने बच्चों का जन्मदिन मिस करना। और रे क्रॉक अपनी पर्सनैलिटी को छुपाते नहीं थे और वो दूसरों को भी सैक्रिफाइसेस करने के लिए कन्विंस कर लेते थे। और ये एक्चुअल में बहुत दुख की बात है क्योंकि उनके यहाँ एक एम्प्लॉय काम करती थी जिसका नाम था जून। और जून के जब 2 बेटे बड़े हो रहे थे तो वो उनके एक भी बर्थडे या ग्रेजुएशन सेरेमनी में शामिल नहीं हो पाई थी। और रे खुद भी अपने बीवी और बच्चों को कम टाइम देते थे। लेकिन रे के लिए अपने फैमिली टाइम को सेक्रीफाइस करना आसान था क्योंकि उनके बीवी बच्चों के साथ हर समय झगड़ा ही चलता रहता था। उनके घर वालों को मालूम था कि उनका कमिटमेंट सिर्फ उनके बिजनेस के लिए है। लेकिन रे ने हैरी को 20% और जून को 10% स्टॉक्स भी दिए थे जो बाद में उन्हें अमीर भी बना देते हैं। कुछ साल बाद हैरी और रे के बीच में एक लड़ाई हो जाती है और रे हैरी को कंपनी से निकाल देते हैं और वो दोनों 10 साल तक बात भी नहीं करते हैं। फिर रे जून को भी रिटायर कर देते हैं क्योंकि वो पुरानी टीम का हिस्सा थी। साफ शब्दों में कहें तो वो जून को फायर ही कर देते हैं। और यहाँ आप आयरनी देखिए, उस इंसान को कंपनी से निकाल देते हैं जिसको वो कंपनी चलाने के लिए अपने बच्चों का बर्थडे मिस करने को बोलते थे। रे क्रॉक जब कंट्री क्लब जाते थे तो लोग उनके ऊपर हंसते थे और उनसे पूछते थे कि वो 15 सेंट के हैमबर्गर बेचने की कोशिश क्यों कर रहे हैं। और जब उन्होंने देखा कि मैकडॉनल्ड्स एक सक्सेसफुल बिजनेस बन गया और उसकी ग्रोथ इतनी तेजी से हुई तो वही लोग कहने लगे कि ओह, मैकडॉनल्ड्स तो एक ओवरनाइट सक्सेस बन गया है। लोग ये जानकर हैरान होते हैं कि रे क्रॉक ने मैकडॉनल्ड की शुरुआत 52 साल की उम्र में की और फिर वो रातों रात सक्सेसफुल हो गए। लेकिन वो ये नहीं जानते कि रे ने सालों तक चुपचाप अपना काम किया और फिर जब उन्हें सही मौका मिला तो उन्होंने उसका फायदा उठाया। हाँ, वो रातों रात सफल तो जरूर हुए लेकिन वो 30 साल की बहुत लंबी रात थी। मैकडॉनल्ड के कुछ स्टोर लॉस में चल रहे थे तो रे ने डिसाइड किया कि नुकसान से बचने के लिए वो खुद कुछ स्टोर्स की ओनरशिप लेंगे। इसके लिए रे को कुछ स्टॉक्स बेचने पड़े जिसके वो सख्त खिलाफ थे। एक डिस्कशन के दौरान उनके दिमाग में एक आइडिया आया कि वो 10 या उससे ज्यादा नए स्टोर्स बनाए और उन्हें ऑपरेट करे और अगर कोई बुरे हालात आए तो वो पीछे हट जाएंगे और अपने स्टोर्स को दूसरे किसी और नाम से चला लेंगे। 3 इंश्योरेंस कंपनियों ने उन्हें $1.5 मिलियन का लोन देने का फैसला किया जिसके बदले में उन्हें 22.5% के स्टॉक्स देने पड़े। रे उन स्टॉक्स को कभी नहीं बेचना चाहते थे लेकिन $1.5 मिलियन का ऑफर उन्हें काफी अपीलिंग लगा क्योंकि 1959 की बात है। उस समय $1.5 मिलियन की वैल्यू काफी होती थी। कुछ साल बाद उन इंश्योरेंस कंपनीज ने अपने स्टॉक 7 से 10 मिलियन डॉलर्स में बेच दिए। एक अच्छा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट था। लेकिन अगर वो 1973 तक का इंतजार करते तो उन्हें $500 मिलियन तक मिल सकते थे। मैकडॉनल्ड ब्रदर्स और रे क्रॉक एक डायरेक्शन में काम नहीं कर रहे थे। रे क्रॉक मैकडॉनल्ड्स को सबसे बड़ा और सबसे अच्छा बनाना चाहते थे और वहीं मैकडॉनल्ड ब्रदर्स जो भी कुछ उनके पास था उसे संतुष्ट थे। वो ज्यादा रिस्क और ज्यादा डिमांड से परेशान नहीं होना चाहते थे। एक दिन रे ने उनसे एडवर्टाइजमेंट के लिए कंट्रीब्यूशन करने को कहा जिससे उन्हें भी फायदा होता, तो मैकडॉनल्ड ब्रदर्स ने उसके लिए मना कर दिया और रे के पास उनके साथ काम करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। फूड इंडस्ट्री के बिजनेस में एडवर्टाइजमेंट और पब्लिक रिलेशन को लेकर लोगों के मन में 2 तरह के ख्याल होते हैं। एक तरह के लोग इसे खर्चा यानी एक्सपेंसेस की तरह देखते हैं और दूसरी तरह के लोग होते हैं प्रमोटर जो पैसा खर्च करने से कभी नहीं हिचकिचाते। और रे भी उसी तरह के इंसान थे। उन्हें लगता था कि एडवर्टाइजमेंट में खर्च किया हुआ पैसा फ्यूचर में एक अच्छा रिटर्न देता है। जहां मैकडॉनल्ड ब्रदर्स इसे एक्सपेंसेस के रूप में देखते थे वहीं रे क्रॉक इसे एक इन्वेस्टमेंट की तरह देखते हैं। जब हमने इतना डिस्कस कर लिया है तो रे क्रॉक की लव लाइफ के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। जब उनकी लव लाइफ की बात आती है तो आपको वो एक पागल इंसान नजर आएंगे।
जब रे शादीशुदा थे अपनी पहली बीवी एथल के साथ, तो वो उस समय अपने ही एक फ्रेंचाइजी ओनर की बीवी के साथ रिश्ता बनाना चाहते थे। वो रातों रात जॉनी स्मिथ के साथ टेलीफोन पर बात करते थे। जॉनी स्मिथ एक फ्रेंचाइजी ओनर की बीवी थी। रे जॉनी को बोलते थे कि वो अपने पति को छोड़कर उनके पास आ जाए, और जब वो फोन रिसीवर पर रखते थे तो वो खुशी के मारे झूम उठते थे। और उनके लिए एथल के साथ रहना मुश्किल हो गया था, तो वो अपना घर छोड़कर कहीं दूसरी जगह रहने लग गए थे। फिर उन्होंने अगला कदम उठाया और उन्होंने अपनी बीवी को तलाक दे दिया ताकि वो जॉनी के साथ शादी कर सके। फिर वो जॉनी को बोलते हैं कि वो अपने पति को तलाक देके उनसे शादी कर ले, लेकिन जॉनी मना कर देती है। उसके बाद वो किसी और से 5-6 साल तक शादी करके रहते हैं, और जब उन्हें जॉनी के साथ एक और मौका मिलता है तो वो उस दूसरी औरत को भी तलाक दे देते हैं। जब रे ने एथल को तलाक दिया था तो एथल को उनका सब कुछ मिल गया था सिवाय मैकडॉनल्ड स्टॉक्स के। रे और मैकडॉनल्ड ब्रदर्स के बीच टेंशन लगातार बढ़ रही थी, इसलिए रे ने कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करने का फैसला किया। एक दिन रे ने डिक मैकडॉनल्ड को कॉल किया, उनसे पूरी कंपनी खरीदने की मांग की। जब डिक मैकडॉनल्ड ने उन्हें उनका प्राइस बताया तो रे के होश उड़ गए। मैकडॉनल्ड ब्रदर्स $2.7 मिलियन की मांग कर रहे थे। हैरी पैसों के लिए न्यूयॉर्क में एक बंदे से मिलता है जिसका नाम था जॉन ब्रिस्टल। जॉन ब्रिस्टल वो शख्स था जो प्रिंसटन यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, फोर्ड फाउंडेशन जैसे 12 इंस्टीट्यूशंस के एडवाइजर थे, और उन्होंने इन्हीं इंस्टीट्यूशन से पैसों का इंतजाम करके रे को दिया। और $2.7 मिलियन के बदले रे को उन्हें 0.5% सेल्स का 3 पीरियड तक देना था। ये एक सक्सेसफुल डील थी रे और ब्रिस्टल दोनों के लिए। ब्रिस्टल और उनके ग्रुप ने $12 मिलियन कमाए, और याद रखें कि रे पहले से ही मैकडॉनल्ड ब्रदर्स को अपने 1.7% हिस्से में से 0.5% दे रहे थे। इस लेन देन की कॉस्ट उनके लिए लगभग $14 मिलियन की थी। जब रे वो 0.5% बचाने लगे तो उसकी कीमत लगभग हर एक साल $15 मिलियन से भी ज्यादा थी। रे एक एक्सट्रीम टाइप के इंसान है और वो इसे छुपाते नहीं है। वो मैकडॉनल्ड्स को अपना धर्म मानते थे और उसे फेथ की तरह देखते थे। जब रे अपने पुराने समय को याद करते हैं तो उन्हें याद आता है कि वो मैकडॉनल्ड्स में धर्म की तरह विश्वास रखते थे। वो अक्सर कहते थे कि मैं भगवान, परिवार और मैकडॉनल्ड्स में विश्वास करता हूँ, और ऑफिस में इसका ऑर्डर उल्टा हो जाता है। अगर आप रे क्रॉक की 25 साल की मैकडॉनल्ड्स की जर्नी को देखें तो आपको दिखेगा कि वो ऑफिस में गुस्से में चीजों को फेंक रहे हैं, अपने पार्टनर्स को निकाल रहे हैं, क्योंकि वो मैकडॉनल्ड्स को धर्म की तरह मानते थे। और अगर उन्हें लगता था कि कोई इंसान मैकडॉनल्ड के विकास में कांटा बन रहा है तो वो उसे रास्ते से हटाने के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। यहाँ तक कि अपने आखिरी कुछ सालों में भी जब वो व्हील चेयर पर आ गए थे तो वो हर दिन सैन डिएगो में अपने ऑफिस जाते थे। वो शिकागो छोड़कर अब कैलिफोर्निया में बस गए थे। उनका मानना था कि कैलिफोर्निया मैकडॉनल्ड के लिए एक वैल्यूएबल जगह होगी। जैसे जैसे वो कैलिफोर्निया में सप्लाई की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने लगे, उनका बिजनेस धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। और बिजनेस बढ़ने के बावजूद भी वो दुखी थे, क्योंकि जब उनकी लव लाइफ की बात आती है तो हमने जैसे पहले डिस्कस किया कि वो थोड़े से पागल थे। उन्हें खुश होना चाहिए था कि उनकी कंपनी प्रोग्रेस कर रही है और बहुत सारा प्रॉफिट भी कमा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी वो काफी मिजरेबल फील करते थे। उन्होंने जॉनी को अपने दिमाग से निकाल दिया था, लेकिन उसे अपने दिल से कभी नहीं निकाल पाए थे। कुछ लोग स्वभाव से ही कुंवारे होते हैं, लेकिन रे ऐसे नहीं थे। उन्हें लगता था कि उन्हें कंप्लीट फील करने के लिए उन्हें शादीशुदा होने की जरूरत थी, इसलिए उन्होंने जेन से शादी की थी। जेन डॉबिन्स ग्रीन रे की दूसरी बीवी थी। रे को उनके एक म्यूचुअल फ्रेंड ने जेन से इंट्रोड्यूस कराया था, और 2 हफ्तों के अंदर ही उन्होंने उनसे शादी कर ली थी। कई बार हैरी और रे के बीच कंपनी को चलाने के तरीके पर फिलोसॉफिकल डिफरेंसेस के कारण झगड़े होते थे। रे का मानना था कि उन्हें एक डिसेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट स्ट्रक्चर अपनाना चाहिए। हैरी ऐसा नहीं मानते थे। हैरी का मानना था कि कंट्रोल सेंट्रल ही होना चाहिए, हेडक्वार्टर्स के पास, और वहां से वो सारे स्टोर्स को मैनेज और कंट्रोल करते। लेकिन रे मानते थे कि अथॉरिटी स्टोर चलाने वाले के पास ही होनी चाहिए, ताकि उसे किसी की मंजूरी न लेनी पड़े और वो कोई भी चेंजेस जल्दी लागू कर सके। और यही एकमात्र तरीका है जिससे आप एक संगठन में मजबूत लोगों को बढ़ने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। उन पर कंट्रोल रखेंगे तो वो दब जाएंगे, और जो सबसे अच्छे लोग हैं वो कहीं और चले जाएंगे। रे कहते हैं कि इट्स लोनली ऑन टॉप, और उन्होंने एहसास तब सबसे ज्यादा किया जब हैरी सॉनबॉर्न और उनके बीच आखिरी बार आमना सामना हुआ, और जिसकी वजह से हैरी ने इस्तीफा दे दिया। और हैरी ने आगे एक बड़ी गलती की। हैरी के पास मैकडॉनल्ड का एक बड़ा स्टॉक था, लेकिन उन्हें यकीन था कि जब वो कंपनी छोड़ेंगे तो ये बर्बाद हो जाएगी, इसलिए उन्होंने सारा स्टॉक बेच दिया। स्टॉक बेचकर उन्हें कुछ $मिलियन ही मिले, लेकिन अगर वो इसे रखते तो उनका स्टॉक $100 मिलियन से ज्यादा का होता। इसलिए मैकडॉनल्ड के लिए उनका लैक ऑफ फेथ बहुत महंगा पड़ा। हैरी के जाने के बाद शिकागो ऑफिस की कंडीशन को सही करने के लिए रे को एक और काम करना पड़ा, और वो था जून मार्टिनो को रिटायर करना। ये रे के लिए एक टफ डिसीजन था, क्योंकि जून एक टैलेंटेड और हार्ड वर्किंग लेडी थी और वो कंपनी के लिए एक वैल्यूएबल एसेट थी, लेकिन वो पुराने रिजीम का हिस्सा थी और रे नए तरीके से काम करना चाहते थे। तो उन्होंने जून को निकाल दिया और उनको भी वही डील दी जो हैरी को दी थी। जून ने अपने स्टॉक हैरी की तरह जल्दबाजी में नहीं बेचे, और जिसके कारण बाद में वो बहुत अमीर बन गई थी। अब तक मैकडॉनल्ड्स एक पब्लिक कॉर्पोरेशन बन चुका था और रे क्रॉक बहुत अमीर हो चुके थे।
रे क्रॉक ने सैन डिएगो पैड्रेस बेसबॉल टीम खरीद ली थी। वो अपनी दूसरी पत्नी के साथ थे, लेकिन वो अभी भी खुश नहीं थे। उन्होंने जॉनी को 5 साल तक नहीं देखा था। एक दिन वो सैन डिएगो में वेस्टर्न रीजन ऑपरेटर्स कन्वेंशन अटेंड करते हैं और फिर वो वहां जॉनी से मिलते हैं। उस दिन भी उनके अंदर वही इमोशन दौड़ रहा था जो पहले दौड़ते थे। कन्वेंशन के एक शाम पहले रे ने एक छोटी डिनर पार्टी अटेंड की, जिसमें जॉनी अपने पति के साथ थी। रे इंश्योर करते हैं कि जॉनी ठीक उनके बगल में बैठे। फिर वो डिनर के बाद एक स्पीच देते हैं जिसमें वो बोलते हैं कि मैंने जीवन में सब कुछ हासिल कर लिया जो मैं चाहता था, सिवाय एक चीज के। और वहां बैठे लोगों को इस बात का अंदाजा नहीं था कि रे किस चीज की बात कर रहे हैं। और उनकी लाइफ को पूरा करने के लिए जो जरूरी था वो वहीं टेबल पर उनके बगल में बैठी थी, जॉनी। फिर वो दोबारा से जॉनी को डिवोर्स लेने के लिए बोलते हैं ताकि वो उनसे शादी कर सके। और 1969 में जॉनी से उनकी शादी भी हो जाती है। उसके बाद उन्हें लगता है कि वो एक कंप्लीट इंसान बन चुके हैं और फिर वो डिसाइड करते हैं कि वो लाइफ को इतना सीरियसली नहीं लेंगे और आसानी से जिंदगी जिएंगे। लेकिन बिजनेस एक पेंटिंग की तरह नहीं है। आप इस पर फाइनल ब्रश स्ट्रोक नहीं लगा सकते और फिर इसे दीवार पर टांग कर इसे एडमायर नहीं कर सकते। रे ने बाद में मैकडॉनल्ड्स के हेडक्वार्टर की दीवारों पर एक नारा लगाया था जिसमें लिखा था, नथिंग रिसीड्स लाइक सक्सेस, डोंट लेट इट हैपन टू अस और यू। सफलता की तरह कुछ भी पीछे नहीं हटता, इसे हमारे आपके साथ होने ना दे। और वो भी इसे अपने साथ नहीं होने देने वाले थे। एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर की स्टोरी और मैकडॉनल्ड्स की सक्सेस का मेन एलिमेंट टैलेंट या एजुकेशन नहीं है, बल्कि डिटर्मिनेशन है। और मेरे एक फेवरेट इंग्लिश कोट में इसे अच्छे से एक्सप्रेस किया गया है, नथिंग इन द वर्ल्ड कैन टेक द प्लेस ऑफ परसिस्टेंस, टैलेंट विल नॉट, नथिंग इज मोर कॉमन देन अनसक्सेसफुल मैन विद टैलेंट, जीनियस विल नॉट, अनरिवॉर्डेड जीनियस इज ऑलमोस्ट अ प्रोवर्ब, एजुकेशन विल नॉट, द वर्ल्ड इज फुल ऑफ एजुकेटेड डेरेलिक्ट्स, persistence and determination alone are omnipotent। और आखिरी लाइन जो रे क्रॉक की बायोग्राफी है मैं उससे पढ़ूंगा, जिसमें रे क्रॉक बोलते हैं, यही वो भावना है जिसने 4000 मैकडॉनल्ड्स हैमबर्गर रेस्टोरेंट बनाए। अब हम 5000 का लक्ष्य रख रहे हैं और हमारा आत्मविश्वास बहुत ऊंचा है। व्यक्तिगत रूप से मैं नंबर 10,000 के बारे में सोच रहा हूँ। बहुत से लोग कहेंगे कि मैं सपना देख रहा हूँ। खैर, वो सही होंगे। मैं अपने पूरे जीवन सपना देखता रहा हूँ और मैं निश्चित रूप से अब रुकने वाला नहीं हूँ। और वो कभी नहीं रुके। रे क्रॉक ने मैकडॉनल्ड्स में अपने आखिरी दिन तक काम किया।